आ जाएगा। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट टाइम? सर ਅਸੀਂ पढ़ लिया सी क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स पढ़ ली थी। हाँ, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स एक बार वो मतलब करना है। सेल ऑर्गेनल्स करना है हमने, है ना? हाँ जी सर। चलो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डाल लो कॉपी में, सेल ऑर्गेनल्स। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? सेल के अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है? सर 1 मिनट में दूसरे कमरे से जा रहा हूँ, इस करके 1 मिनट रुक जाओ। सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे, उसको अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग फंक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है? कुछ मैं आपको मार्क कराऊंगा, कुछ मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा चीजें। चलो, सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो है वो है आपका नंबर 1 ER। एंडो एनसीईआरटी में चेक कर लो, साथ साथ लिखा भी हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मिल गया? एनसीईआरटी में मिल गया? सर एक बार दोबारा बोलो। एनसीईआरटी में चेक करो ना, लिखा हुआ मैं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी में लिखा वहां पे चेक करो, मैं क्या दोबारा बोलूं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल्स के अंदर। सर कितने लिखा है? बेटा सेल ऑर्गेनल्स चैप्टर में, एनसीईआरटी में। हाँ सर वो तो देख ले, एंडोपिक वाला नहीं मिल रहा। बेटा सेल ऑर्गेनल्स के अंदर देखना, सब मिल गया। साफ साफ लिखा है, इतने बड़ी बड़ी हेडिंग। सेल ऑर्गेनल्स के बाद क्या हेडिंग है? तेरे को मिलता ही नहीं कुछ भी। हाँ जी सर, मिल गया मिल गया मिल गया। सिंपल सी चीज है, सेल ऑर्गेनल्स के अंदर पार्ट लिखा है, सेल ऑर्गेनल के अंदर ER। ठीक है? हाँ जी अब सर। आपको नीचे फिगर दिख रही है एनिमल सेल? हाँ जी सर मिल रही है, मतलब दिख रही है। अब इसमें मार्क करा रहा हूं मैं, पहली लाइन मार्क करो, या एक काम करो ना, पहली लाइन मार्क करो। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। सेकेंड लाइन भी मार्क करो, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, वेसिकल्स। यहां तक मार्क कर लिया? कर लिया सर। यस सर। ये क्या होते हैं? ये लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होती है, बहुत बड़ा मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है जो ट्यूब लाइक शीट्स में होता है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है? वेट करो एक मिनट। सर वेसिकल तक मार्क करना है। हाँ, वेसिकल्स तक मार्क करना है। आपने फुल मार्क्स निकालिए, फुल मार्क्स में फैक्ट्स दैट मैटर निकालो, उसमें डायग्राम बना हुआ है, वहां पे चेक करो, वहां पे देख सकते हो आप। यार मिला डायग्राम? ब्रीथ मिला? सर पेज 10 एक बार। बेटा फुल मार्क्स में चैप्टर निकाल, चैप्टर के अंदर फैक्ट्स दैट मैटर पहला पेज निकाल, उसमें तेरे को मिल जाएगा। इतना बड़ा हो गया है। ओके सर ओके सर ओके सर। सर मिल गया। इस तरह का होता है बेटा, डायग्राम बनाना नहीं है आपको, बस आपको दिखाने के लिए बताया है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये दो तरह का होता है। ठीक है? ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है रफ ER, जिसको हम RER भी बोलते हैं, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। आपकी फैक्ट्स दैट मैटर में दोनों बने हुए हैं, डायग्राम चेक कर रहे हो? हाँ जी सर बने हुए दोनों। तो आप एक काम करो, एनसीईआरटी से क्या मार्क करोगे, फैक्ट्स दैट मैटर में जितना लिखा है वो सारा का सारा मार्क कर लेना, वो कॉपी में लिख लेना बेटा जी। ठीक है? एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे मार्क करना पड़ेगा, ऑनलाइन मुश्किल हो जाएगी। फुल मार्क्स में जो आपका फैक्ट्स दैट मैटर है, वो पूरा पैराग्राफ कॉपी में लिख देना,
मैं उसको समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। सर पूरा मार्क करना है? हाँ जी बेटा, इसमें क्योंकि इसमें ना सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें पहले आपको RER का मतलब बताया गया। RER हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। RER के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। आप राइबोसोम देखना चाहते हो तो आपके एनसीईआरटी में या फुल मार्क्स में एक फिगर बनी नीचे, एनिमल सेल दिख रहा है, उसमें आपको राइबोसोम दिखा राइट साइड पे, दिखा एनिमल सेल के अंदर राइबोसोम्स? नो ठीक है सर। सर। बेटा एनिमल सेल दिख रहा है आपको? यस फिगर बनी सर। हुई है। यस उसके सर। अंदर राइट साइड पे देखो क्या क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, दिखा राइट साइड पे? सर लाइसोसोम तो नीचे है। लाइसोसोम के नीचे लिखा है राइबोसोम, दिखा आरुषि? सर रेक्टिलम लिखा हुआ है। बेटा आप कौन सा डायग्राम देख रहे हो? सर एनिमल सेल का ही देख रही हूँ। राइट लाइसोम साइड के में उसके नीचे ऊपर क्या लिखा है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम लिखा हुआ है। बेटा आप कौन सी बुक से देख रहे हो? सर मैं फुल मार्क्स से ही देख रही हूँ। फुल मार्क्स में एनिमल सेल में सबसे ऊपर राइट साइड पे लिखा है। बेटा राइट साइड पे, आप लेफ्ट साइड देख रहे हो। सर सर मेरे में प्लाज्मा। सब कुछ राइट साइड में ही लिखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखी है? सर क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं आगे। बेटा आपको, आप प्लांट सेल तो नहीं देख रहे कहीं पे? नो सर, साइड उसी के साथ प्लांट सेल है, मैं एनिमल सेल में देख रही हूँ। एनिमल सेल में राइट साइड क्या क्या लिखा है बता मेरे को? सर एनिमल सेल में लिखा है सेल मेम्ब्रेन, माइटोचॉन्ड्रिया, लाइसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, यही लिखा है बस। राइबोसोम्स नहीं लिखे? नो। सर मेरी बुक से तो बहुत सारा लिखा है। मेरे बुक में लिखी है, पता नहीं क्या फर्क कर दिया। अच्छा आप एनसीईआरटी में फिगर देखो, एनसीईआरटी में फिगर देख रही है 5.5 यस सर। में राइबोसोम्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स। यस सर दिख रहे हैं। ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स का काम क्या है, फुल मार्क्स में पढ़ो, क्या काम दिया राइबोसोम्स का, क्या दिया है देखो, पढ़ के बताओ। राइबोसोम्स सर मेरे में तो लिखा ही नहीं है राइबोसोम्स के बारे में। बेटा एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम में कितना लिखा है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो जो पार्ट्स थे ना, जिन जिनके मैंने नाम लिए थे, उन सबको करा है डिस्क्राइब। आपको RER लिखा हुआ है, RER हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। नो सर। There are two types of ER, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. ये लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप ऑफ ईआर, रफ एंडोप्लास्टिक रेक्टिलम, लेकिन राइबोसोम्स के बारे में कुछ नहीं लिखा आगे हुआ। क्या लिखा है, आगे पढ़ो ना। उसके आगे लिखा है एंड स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेक्टिलम SER, RER पार्टिकल कॉल्ड, हाँ ये रहा तो क्या क्या तो राइबोसोम। हाँ ठीक है, मिल गया। RER has particles called ribosomes attached to its surface. The ribosomes are the sites of protein manufacturing. जो प्रोटीन्स बनता है हमारी बॉडी के अंदर, हम कुछ खाना खाते हैं ना, जिस खाने में प्रोटीन होगा वो प्रोटीन वहां से निकाला जाता है और बनाया जाता है, वो पार्टिकल्स कौन से हैं, सेल के अंदर होता है राइबोसोम। ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और SER के अंदर क्या होता है, फैट मॉलिक्यूल सर और लिपिड को मैन्युफैक्चर करने वाला पार्टिकल होता है। अभी उसका नाम आया नहीं, अभी आने वाला है, ठीक है। पहले हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे जरा ढंग से, एक सेकंड रुकेंगे जरा। देखिए मेरे पास एक और बुक है, उसमें बहुत बड़ा फंक्शन लिखा है, इतना बड़ा फंक्शन आपसे याद तो होने वाला नहीं है। तो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए और प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये यूज किया जाता है। और जो स्मूथ वाले होते हैं वो हमारे को क्या करते हैं, फैट्स को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, फैट्स को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, हम घी मक्खन वगैरह खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी में जम जाता है, तो उसको ठीक करना और उसको नॉर्मल करना, नॉर्मल रूटीन पे लेके आना, वो SCR करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इकट्ठा कर दो तो बन जाते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या करते हैं,
प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इतनी बात समझ आई? यस सर। सर एक बार एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम क्या होते हैं वो बता दो। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक पार्ट है, पार्ट का नाम है, ठीक है, और उस पार्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, ये प्रोटीन्स और फैट्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। ठीक है और सर, जैसे कि प्रोटीन के लिए जैसे कि राइबोसोम नाम है, जैसे फैट के लिए कोई नाम नहीं है ऐसा? इसके लिए जैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम्स है, वैसे हाँ, फैट्स को सिंथेसाइज करने के फैट्स को लिए। सिंथेसाइज करने के SCR नाम होगा, ठीक है। अच्छा ओके। तो ये आप अपनी जो फुल मार्क्स में कहाँ तक मार्क करोगे? लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, लिखा है ना एक वर्ड, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। हाँ जी सर, लिखा है। यहाँ तक आपने मार्क करना है मेरा। ओके सर। सर द ER तो स्टार्ट करके ना, ये स्टार्टिंग से लेके आपको इम्पोर्टेंट कहाँ तक बोला, इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन तक। बाकी इसके अंदर और बहुत डिटेल आनी है, लेकिन वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अब अपनी एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उसमें डायग्राम के नीचे लिखा है ना वन फंक्शन, 10 वन फंक्शन लिखा है कि नहीं? यस सर, लिखा हुआ है। 10 को काट दो, 1 से मार्क करना शुरू करो। वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, स्पेशली प्रोटीन। कि प्रोटीन और फैट्स को पूरी बॉडी में जो ट्रांसफर करना पड़ता है ना भैया, आप देखो आपके बालों को भी प्रोटीन चाहिए, आपके नेल्स को प्रोटीन चाहिए, पूरी बॉडी में हेयर्स होते हैं, हर जगह पे प्रोटीन चाहिए, स्किन को प्रोटीन चाहिए, पेट को प्रोटीन चाहिए, लिवर को प्रोटीन चाहिए। तो आप तो खाना मुंह से खाते हो, पेट में जाता है, वो हर जगह पहुंचता कैसे है? वो राइबोसोम्स हर जगह प्रोटीन पहुंचाते हैं, SCR हर जगह फैट्स पहुंचाते हैं। तो बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट करना। यस। ट्रांसपोर्ट करना क्या? प्रोटीन्स एंड फैट्स। बुक में मार्क कर लिया। वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन between various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus। अब ये सेल बन गया, ये न्यूक्लियस बन गया, यस। ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना। अब ये जो हमारे ER बने हुए हैं ये इस जगह पे बने होंगे बेटे, ठीक है ना। तो इनका काम होता है ये प्रोटीन्स और फैट्स को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, या साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के बीच में ट्रांसपोर्ट करना। सर पर वो तो पोर्स भी कर दे, पोर्स भी तो ही कर दे, खाना पीना बाहर पे क्या कह रहे हैं बेटा? अंदर भी। क्या सर कह पोर्स भी तो ट्रांसपोर्टेशन कर दे फूड दी। बेटा अभी आपने सिर्फ इतना पढ़ा ना, ये वाले काम करते हैं प्रोटीन्स और फैट्स का, बाकी और पार्ट्स अलग अलग काम करेंगे ना। इसका इतना फंक्शन ये है, प्रोटीन्स और फैट्स को ट्रांसफर करना, ठीक है। सर अभी तक हमने सेल ऑर्गेनेल में हमने अभी तक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम ही पढ़ रहे हैं हाँ ना? जी, एंडोप्लाज्मिक अभी हम फर्स्ट पार्ट ही पढ़ रहे हैं बेटा, अभी तो एंडोप्लाज्मिक। आगे भी मार्क करो सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मार्क, इसको नंबर डाल दो बेटा, जो वन फंक्शन लिखा है ना उसको नंबर 1 डाल दो, बुक में कॉपी में ढंग से लिख लेना। सर वो न्यूक्लियस तक मार्क करना है ना वन फंक्शन? ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, और अब सेकंड पॉइंट बनाएंगे ER also functions as a cytoplasmic framework, ठीक है। मनप्रीत समझ आ रहा है? हाँ जी सर। आपका सेकंड पॉइंट बन गया, इसके ऊपर हेडिंग डाल दो फंक्शंस ऑफ ER, ठीक है। Also functions as cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of cell। बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है, सेल डिवीजन, सेल रिप्रोडक्शन, डाइजेशन वगैरह वगैरह। तो ये सारी एक्टिविटीज ER के थ्रू होती है, क्योंकि ER के अंदर प्रोटीन्स और फैट्स ट्रांसपोर्ट किया जाता है। थर्ड फंक्शन लिखो इन द लिवर सेल वाला, मिला? हाँ जी सर। ये थर्ड फंक्शन इन द लिवर सेल्स द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स पता है कौन से एनिमल्स होते हैं? एनिमल्स पता नहीं सर।
वर्टिब्रेट्स नो सर। जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, वो वाले एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड इसको कहते हैं, जैसे डॉग, कैमल, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। आपके 9th में एक चैप्टर है डाइवर्सिटी का, उसमें आपको वर्टिब्रेट्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल वो एनिमल सोचो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, कॉकरोच है, कॉकरोच की रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो वो इंसेक्ट माना जाता है। वो ऐसे कई एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनको वर्टिब्रेट्स नहीं माना जाता, वो नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर, लिवर सेल के अंदर एससीआर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। क्या मतलब है इस लाइन का, तो मतलब समझाएगा, थर्ड वाले पॉइंट का मतलब तो समझा सकता है मेरे को। डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, क्या मतलब हुआ इसका? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डिटॉक्सिफाइंग वाला। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਔਰ ਗੰਦ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल। लिवर के अंदर देखो, हम जब खाना खाते हैं ना, लिवर हमारा पेट में फ्रिज होता है एक तरह से। जैसे आपका खाना बच जाता है, फेंकते तो नहीं हो, फ्रिज में रखते हो दोबारा यूज करने के लिए उसको, है ना। वैसे हमारी बॉडी के अंदर फ्रिज होता है। जितना हमने खाना खाया वो सारा एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे होता रहेगा और सारा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। जितना मेरे को एनर्जी चाहिए उतना खाना एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बाकी अगर एनर्जी मेरे को नहीं चाहिए, वो खाना कहाँ पे स्टोर होकर रहेगा? लिवर के अंदर पड़ा रहेगा। फिर मैं जब कोई काम करूंगा, फिर मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी, वो लिवर में से खाना निकाल लिया जाएगा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये फंक्शन होता है लिवर का। अब लिवर के अंदर जब खाना पड़ा रहता है तो खाना पुराना हो जाता है ना। Yes. तो वो पॉइजनस हो सकता है, फूड पॉइजनिंग कहते हैं जिसको। तो अगर भी गलत चीज खा लिया आपने, कई बार हम बाहर का खाना खाते हुए पेट खराब हो जाता है ना, हमें फूड हाँ पॉइजनिंग जी हो जाता है। सर। तो अगर कोई गलत चीज आपने खा ली तो वो पॉइजन बना देती है पेट में, या कोई दवाई साइड इफेक्ट, दवाई को मतलब दवाई को मेडिसिन या ड्रग्स भी कहते हैं। अगर कोई गलत चीज आपने खा ली है तो ये जो आपके एससीआर वाले सेल होते हैं, ये वाले, ये उसको ठीक करेंगे, उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे। डिटॉक्सिफाई मतलब कि उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करेंगे, गलत ड्रग्स को या गलत पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालने का काम ये वाले सेल करते हैं, एसईआर स्पेशली, ठीक है बेटा। Okay, sir. समझ आया तीनों फंक्शन? Yes, sir. चलो ये आप लोग कॉपी में नोट कर लेना क्लास के बाद। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल का, जिसका नाम है Golgi apparatus. गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। गोल्गी एपरेटस आप अपने डायग्राम में चेक कर सकते हो गोल्गी एपरेटस कैसे बना हुआ है। पिछले पेज पे डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा आपको, लंबे लंबे सर सेकंड पेज वाले ते भी बने हैं। हाँ, लंबे लंबे ट्यूब दिखी होंगी आपको। हाँ, लंबे लंबे ट्यूब जो होती हैं उसको हम बोलते हैं गोल्गी एपरेटस, ठीक है। अब गोल्गी एपरेटस क्या करता है, इसमें आपको मार्क कैसे करना है, एक सेकंड रुकेंगे। ये आप फिर से फुल मार्क्स में से ही पूरा का पूरा मार्क करेंगे, ठीक है बेटा। द गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी, ये किसके नाम पे रखा गया है? कैमिलो गोल्गी। ये एक तो आपका एमसीक्यू बन गया, ठीक है ना, कि किसने डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर एक गोल्गी बॉडीज होती हैं, जिसको हम कैमिलो गोल्गी ने बनाया था। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स, मतलब फ्लैटन थैलियां होंगी ऐसे ऐसे, ऐसी बनी है ना। Yes. हाँ जी। तो इस तरह से आप बना सकते हो बुक में या कॉपी में। अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सर्टन्स, ये समझ गए, एक दूसरे से पैरेलल बनी है ना। डायग्राम में भी चेक कर सकते हो, हमेशा पैरेलल बनी होगी, ठीक है। तो ये पूरा स्टैक जो ये पूरा का पूरा अगर मैं इकट्ठा कर दूं, इसको बोलेंगे हम सिस्टर्न्स, समझ गए। ये पूरा जो बंच हो गया, ये पूरा बंडल हो गया गोल्गी एपरेटस का, इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्न्स। Systems. The material synthesized near ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus. जो एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम ने मटेरियल बनाया था, कौन सा मटेरियल, प्रोटीन्स और फैट्स, वो सेल में तो इनसाइड ट्रांसफर कौन करेगा, ईआरई कर देगा। लेकिन अगर उसको सही निशाने पे कहां पे पहुंचाना था, पैरों में, दूसरे सेल तक, बालों में, कहां पे पहुंचाना है, कौन से सेल्स तक पहुंचाना है, वो काम कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस, एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाने का काम। इट्स फंक्शन इंक्लूड, अब क्या क्या फंक्शन हो गए इसके, पहला फंक्शन स्टोरेज, दूसरा फंक्शन मॉडिफिकेशन, तीसरा फंक्शन पैकेजिंग। जो बॉडी, जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो गोडाउन, दुकान पे क्या होता है, पहले दुकान उन्होंने स्टोर करके रखा होता सामान, वो स्टोर करने का काम ये करेगा। उसको अगर कुछ कमी पेशी रह गई है, मान लो प्रोटीन्स या फैट्स अच्छे सिंथेसाइज नहीं हुआ, उसको मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है, तो चेंज कौन करेगा, मॉडिफाई करना मतलब उसको बहुत अच्छा बनाना, उसको चेंज करना, उसको चेंज कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस। फिर उसको पैक करके भेज देगा। बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने का काम, जो आधा काम था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किया, और उसको पूरा किसने हेल्प करी, गोल्गी एपरेटस ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प कर दी कि प्रोटीन्स और फैट्स यहां से लेके वहां तक पहुंचाने के लिए पैक कर दे। स्टोर करना, पहले स्टोर करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, फिर पैक करके उसको प्रॉपर भेज देगा। पूरी ट्रांसपोर्टेशन इसके बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in Golgi apparatus. जब हम सिंपल शुगर, हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी में क्या होती है, चपाती में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर होता है। जब उसको हम खाते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। ये इसका चौथा फंक्शन हो गया। आपको फंक्शंस पॉइंट्स में लिखने हैं ताकि याद हो जाएगा, ठीक है। एक फंक्शन ये हो गया, कॉम्प्लेक्स शुगर को बनाया जाता है सिंपल शुगर से। शुगर हमारे खाने में होती है, आटे में होती है, मैदे में होती है, चीनी, चाय वगैरह हम पीते हैं, चीनी हमारे अंदर जाती है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये आपका पांचवा फंक्शन हो गया, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे हम। लाइसोसोम्स के बनाने के अंदर कौन हेल्प करता है, गोल्गी एपरेटस। सर ये जो फंक्शंस है गोल्गी के, ये तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रखे फुल मार्क्स में। ज्यादा एक्सप्लेन आपके सिलेबस में नहीं है ना, आप तो 9th में हो और 10th में आना नहीं है। 10th में इस तरह कोई भी काम यूज नहीं होना, फिर इसमें 11th में जाके काम रहेगा। अगर आप साइंस लेते हो तो 11th में यूज होगा। तो आपको सिंपल ये फंक्शन यूज करने हैं, एक खाने को स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना मतलब उसको चेंज करना, मॉडिफाई करने का मतलब चेंज करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना। अगर सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स सिंपल बनाना, और उसको पैक करके दूसरी जगह सेंड करना ताकि रास्ते में लीकेज ना हो। और लाइसोसोम्स को बनाने के अंदर गोल्गी एपरेटस का बहुत बड़ा रोल होता है। और लाइसोसोम्स किस लिए हेल्प करते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे हम। ये आपका सेकंड गोल्गी एपरेटस है, इसके फंक्शंस आ गए आपको। सर ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ वाला फंक्शन समझा दो एक बार। जब हम खाना खाते हैं ना, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ठीक है। रोटी के अंदर, व्हीट के अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है वो एक शुगर की एक फॉर्म होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और स्टार्च और ये सब चीजों से मिला के कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म होती है, शुगर भी होती है, स्टार्च भी होती है। तो हमारी बॉडी को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स शुगर भी चाहिए होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब ज्यादा उसमें मिनरल्स इन्वॉल्व, ज्यादा उसमें आइटम्स इन्वॉल्व होंगी, और सिंपल मतलब सिर्फ सिंपल शुगर होगी। तो हमारी बॉडी को खाली सिंपल शुगर नहीं, कॉम्प्लेक्स शुगर भी चाहिए होती है। तो क्या करता है गोल्गी एपरेटस, क्या करेगा, वो सिंपल शुगर जो हमने खाई है उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है सिंपल शुगर से। बेसिकली ये मॉडिफिकेशन का काम हुआ कि नहीं हुआ, जो हमने ऊपर पढ़ा कि वही तो सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स बनाना, तो मॉडिफिकेशन होगी कि नहीं होगी एक तरह से। यस इस तरह से पॉइंट्स बना लो ताकि याद करने में आसानी हो, क्योंकि इतने मुश्किल मुश्किल नाम है,
आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार क्या आखिरी बार सुन रहे हो। अगर साइंस लोगे तो, और साइंस भी अगर मेडिकल वाली लोगे, बायो लोगे 11th में, तो 11th में ये दोबारा रिपीट होगा। 10th में इसका कोई रोल नहीं है। तो हमें जो याद करना है वो 9th के लिए याद करना, अपने एग्जाम्स के लिए याद करना। ठीक है बेटा जी। सर एदा कोई मार्क तो नहीं करना ना वैसे कोई चीज? फुल मार्क्स में से मार्क करके लिखोगे। एक तो ये बना लो और थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो ताकि याद करने में आसानी हो जाए। अब आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, चेक करो। सुसाइड बैग्स या Suicide bags. क्लीन। Cleanness of cell. वेरी गुड। सेल की सफाई करने का काम। अब सेल में इतना सारा काम हो रहा है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो होगा ना। तो सेल के अंदर जो वेस्ट इकट्ठा हो गया है उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? Lysosomes. और लाइसोसोम्स किसने बनाए? गोल्गी या गोल्गी ने। लाइसोसोम्स बना के हमको दिए। सर अब गोल्गी को तो किसी ने नहीं बनाया ना। गोल्गी को किसी ने बनाया, वो तो सेल के अंदर पहले से ही थी। हम्म। तो लाइसोसोम्स आप चेक करोगे डायग्राम के अंदर बॉल टाइप बनी हुई है। यस सर। ठीक है, सबका स्ट्रक्चर छोटा, उसके नाम क्या के बनाते रहना कॉपी के अंदर, ताकि याद करने में थोड़ा सा हो सकता है लेबलिंग आ जाए। तो कम से कम ये देखो, ये पैरेलल होती है, ये अलग स्ट्रक्चर है इसका। फुल मार्क्स में से ही पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच। डिस्पैच मतलब बाहर निकालना, एंड डिस्पोजल सिस्टम मतलब फेंकना ऑफ अ सेल। वेस्ट को बाहर निकालना और फेंकना, ये नंबर 1 पॉइंट मार्क कर लो। ठीक है। सेकंड पॉइंट, lysosomes help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। अब सेल ऑर्गेनल्स हो गए गोल्गी एपरेटस, आगे भी पढ़ेंगे राइबोसोम्स वगैरह पढ़ेंगे। तो कई बार क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, बेकार पड़ जाते हैं, कोई काम करते नहीं है। तो उनको भी बाहर फेंकना या उनको ठीक करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स। हर खराब चीज को सेल से बाहर निकालने का काम। और वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो खराब हो चुके हैं, जो बुढ़े हो चुके हैं, मर चुके हैं, उन सेल ऑर्गेनल्स को बाहर फेंकेगा ये। और सेल को बिल्कुल साफ सुथरा, सफाई मतलब ये झाड़ू लगाने का काम करता है। बात समझ आ गई? अब कोई गलत चीज अगर अंदर आ जाएगी, फॉरेन मटेरियल्स, फॉरेन मतलब बाहर की चीजें, एंटरिंग द सेल, अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा है अंदर या कोई खाना अंदर आ रहा है जो हमको नहीं चाहिए, एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स, जो बुढ़े हो रखे ऑर्गेनल्स हैं, वो सारे के सारे लाइसोसोम्स के पास आएंगे और लाइसोसोम उसकी सफाई कर देगा, विच ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस। ये उसका क्या हो गया? थर्ड फंक्शन। ठीक है बेटा। और थर्ड फंक्शन के अंदर ही आगे भी पॉइंट मार्क करो, दे आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जो थर्ड फंक्शन है ना, बड़ा है, ये फॉरेन से लेके मटेरियल तक मार्क करोगे। ठीक है बेटा। फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट लाइन, सेकंड फंक्शन सेकंड लाइन, थर्ड फंक्शन थर्ड और फोर्थ लाइन मिला के। ठीक है, समझ आ गया? बताइए। सर जो थर्ड पॉइंट था वो कहाँ तक था? ऑर्गेनिक मटेरियल्स तक। हाँ, फॉरेन से लेके ऑर्गेनिक। अब ये क्या करता है? ये झाड़ू लगाने का काम तो करता है, पर ये करता कैसे? ये खा जाता है उसको। ये हर गंदी चीज को सेल के अंदर खा जाएगा, डाइजेस्ट कर लेगा और उसको बाहर निकाल देगा खा के। उसको खा के ना वहां से गायब कर देता है, तो सेल की सफाई हो जाती है। समझ गए? जितना भी गंद होगा ना, ये सब खा जाएगा, उसको ब्रेक करेगा। पहले उसको दांतों से चबा के ब्रेक करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको खा जाएगा। जब वो गंद खा गया तो सेल तो साफ हो गया ना अपने आप ऑटोमेटिकली। यस। अब अंडर फोर्थ सर पॉइंट, एक बात बताओ, अगर वो गंद खाएगा तो वो खुद बीमार नहीं पड़ जाएगा? क्या खराब नहीं चीज? हो जाएगा? क्या? अगर वो गंद खाएगा, अगर वो हाँ गंद खाएगा तो वो खुद खराब नहीं हो जाएगा? हाँ, अभी फोर्थ पॉइंट पढ़ो ना, समझ आएगा इससे। अंडर एबनॉर्मल कंडीशन व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, अगर सेल को भी नुकसान हो गया, लाइसोसोम फट जाएगा, मे बर्स्ट, वो पूरा का पूरा फट जाएगा, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल,
जो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स थे ना, जो खाने को सफाई करते थे, जो खाने को डाइजेस्ट करते थे, वो सेल के अंदर जितना भी गंद होगा उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे खुद ही के सेल को। मतलब जब भी सेल डैमेज होगा या डेड या मरने वाला होगा, सेल खराब हो जाएगा, सेल की हालत खराब हो जाएगी, वही सेल खत्म हो चुका है, ये सेल फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो लाइसोसोम्स फटेगा। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स जो थे, जो खाने को डाइजेस्ट कर रहे थे, वो अपने सेल को ही खा जाएंगे। बात समझ आई? अच्छा, तो मतलब मरते मरते लाइसोसोम्स धीरे-धीरे फटेगा होते और जाएगा। लाइसोसोम्स के अंदर से जो एंजाइम्स निकलेंगे वो पूरा का पूरा सेल ही खा जाएंगे। तो बेसिकली एक तरफ से समझ लो एक बंदा है, एक बंदे ने अपनी बॉडी के ऊपर बम लगा के रखे हैं, तो जब बम फटेगा तो वो उस बंदे को भी मार देगा कि नहीं मार देगा? तो उसको हम बोलते हैं सुसाइड कर लिया ना उसने, एक तरह से देखा जाए तो Yes. अपने ऊपर। वैसे ही जब सेल खराब होना शुरू होगा, अब सेल खराब होगा, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर डेड सेल या डैमेज सेल होगा, हमारी बॉडी को पेन करेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, फट जाएगा, पूरा का पूरा बर्स्ट हो जाएगा, और लाइसोसोम्स के अंदर जो पॉइजन को या वेस्ट को खाने वाले एंजाइम्स थे वो पूरा सेल खुद ही खा जाएंगे, वो पूरा सेल खा जाएंगे। तभी लास्ट लाइन पढ़ो, देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स, तभी इनको सुसाइड बैग बोला जाता है। ये पूरा सेल को खाने की या तोड़ने की या डैमेज करने की या सर, ताकत रखते हैं। हाँ जी सर लेकिन अगर एक बार लाइसोम मर गए तो फिर वो तो डाइजेस्ट हो गए, फिर उनकी रिप्लेसमेंट वगैरह फिर कौन साफ करेगा? अगर लाइसोसोम्स खत्म होंगे तो गोल्गी एपरेटस दोबारा लाइसोसोम बना के देगी ना बेटा। अच्छा, ठीक है। गोल्गी एपरेटस का काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स दिखा है ना आपने। तो Yes. एक लाइसोसोम खराब हो गया, मान लो उसका फंक्शन करते करते वो वेस्ट प्रोडक्ट खाता गया, निकालता गया सेल के बाहर, सेल की सफाई करता गया, और अगर ये फंक्शन करना बंद हो गया तो ये दोबारा बना के देगा। ठीक है, तो एक तरफ देखा जाए Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। मैंने 4 पॉइंट्स मार्क कराए, चारों मार्क कर लिए। Yes. एनसीईआरटी में यही सेम लाइन लिखी है, बहुत बड़ी बड़ी लिखी है। ठीक है, अब चौथा फंक्शन है आपका बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा सेल ऑर्गेनल है माइटो। आज हम सिर्फ सेल ऑर्गेनल ही पढ़ेंगे। ठीक है, Okay. माइटोकॉन्ड्रिया के ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्या चीज होती है ये? पावर हाउस एंड एनर्जी प्रोवाइडर। हमारे घरों में जो पावर आती है, बिजली आती है, वो पावर हाउस से आती है, खंभों से आती है ना, पोल से। पोल में कहाँ से आती है? पोल में आती है ट्रांसफार्मर से। हमारे हर एरिया में ना बड़े बड़े आपने देखे होंगे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना। Yes. वो ट्रांसफार्मर कहाँ से आती है? पावर हाउस से आती है। बहुत बड़े बड़े पावर हाउस होते हैं, दिल्ली में 4 या 5 जगह पावर हाउस बने हुए हैं, वहां से हमारे घरों में लाइट आती है। तो लाइट को हम एनर्जी भी बोलते हैं, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, वाटर एनर्जी, ऐसे बहुत सारी एनर्जी होती है। इस तरह से सेल के अंदर ताकत कौन लेके आता है, एनर्जी कौन लेके आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, फुल मार्क्स से मार्क करेंगे। ठीक है, अब वेरियस केमिकल एक्टिविटीज लाइफ के लिए चाहिए। देखो केमिकल एक्टिविटीज कौन सी चाहिए? सबसे पहली एक्टिविटी चाहिए हमको डाइजेशन। भाई Yes. हम खाना खा रहे हैं तो खाना डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट का मतलब होता है खाना फटना, खाना ब्रेक होना। डाइजेस्ट मतलब हम जो खाना खाते हैं वो फटेगा, उसमें से क्या होगा? प्रोटीन्स निकलेगा, विटामिन्स निकलेगा, मिनरल्स निकलेंगे, फाइबर्स निकलेंगे, वाटर निकलेगा। खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकलना, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। बात समझ आई? तो बात समझ आई कि नहीं आई? Yes sir, आ गई। खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स निकालने का काम होता है डाइजेशन, और वो न्यूट्रिएंट्स क्यों निकालने हैं? ताकि उस न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिले? हमें मिले एनर्जी। क्या मिले? एनर्जी। तो वो एनर्जी निकालने का काम, वो डाइजेशन करने का काम, और वेरियस केमिकल एक्टिविटी, डाइजेशन का एक एक्टिविटी होती है, एक ईजेशन होती है, एक एब्जॉर्प्शन होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी होती है। अभी आपको उसकी डिटेल में नहीं जाना। जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हमारी बॉडी में होती है, जो हम खाना खाते हैं वहां से लेके वेस्ट बाहर निकालने तक जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है।
ठीक है, सेल के अंदर एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिगर में चेक कर सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया खाली खाली डॉट्स बनी हुई है, वो इसके थ्रू होती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी बनाता है उस एनर्जी का नाम क्या हुआ? सर माइटोकॉन्ड्रिया की शेप भी बनानी है हमें? क्या चीज? हमें जैसे कि हम हर का शेप, हर फंक्शन की शेप वो बना डॉट्स रहे। में होगा बेटा, आप चेक कर लो, डॉट्स में होगा ऐसे, हाँ वो डॉट्स में दिया होगा। ठीक है ना, नहीं डॉट्स में थोड़ी है, एक मिनट रुको मैं चेक करता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका बॉक्स में है, जैसा कि है बॉक्स में है। ब्राउन कलर का एक बैग सा बना हुआ है, डॉट्स तो राइबोसोम्स है, ऐसे एक बैग बना हुआ ना ब्राउन कलर का। हाँ, ऐसे बॉक्स के अंदर बहुत सारे बने हुए हैं अंदर। है ना, तो ये जो एनर्जी बनाता है उस एनर्जी का नाम होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मिल गया बुक में फुल मार्क्स में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद करना। एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। करेंसी समझते हो, जिसमें हम पैसा लेन देन करते हैं। यस। तो एनर्जी का जो लेन देन होता है वो एटीपी के थ्रू होता है, मतलब सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर की जाती है और ट्रांसफर की जाती है वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू की जाती है। उन मॉलिक्यूल्स का नाम होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितनी भी एनर्जी बनेगी उस एनर्जी का नाम क्या हुआ? एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, एक की जगह दो। जैसे सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है ना, एक सेल वॉल भी होती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होंगी। आप अपने डायग्राम में भी चेक कर सकते हो, जो डायग्राम बना है दो मेम्ब्रेन मतलब यस, एक ऐसे और एक और ऐसे, जैसे प्लांट सेल में होती है। हाँ, दो मेम्ब्रेन्स बनी होंगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? The outer membrane is very porous while the inner membrane is deeply folded. They are able to make some of their own protein. एक तो ये एनर्जी को बनाते हैं एटीपी की फॉर्म में, और एक ये काम करते हैं थोड़ा बहुत ये प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। बात समझ आई? एनर्जी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, थोड़ी बहुत प्रोटीन भी बना लेते हैं। ये काम जितना भी एनर्जी का, देखो आपको ना नाम आएंगे। प्रोटीन के लिए आप बोलोगे राइबोसोम्स, फैट्स के लिए आप बोलोगे स्मूथ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, फिर आपको बोला जाएगा एनर्जी एटीपी कहाँ बनती है, आप बोलोगे जी माइटोचॉन्ड्रिया में। वेस्ट के लिए, वेस्ट के लिए लाइसोम्स। फिर आपको बोलेगा स्टोरेज पैकेजिंग वगैरह, आप बोलोगे गोल्गी एपरेटस। हर एक का अलग अलग फंक्शन है कि नहीं? तो Yes. हर एक के फंक्शन से आपको नाम पहचानना चाहिए। क्या पता नाम आए तो आपको फंक्शन बताना पड़ेगा, या फंक्शन लिखा आए आपको नाम बताना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है ना, तो आपको फंक्शन सारे उस तरह से याद करने हैं। अगला पार्ट क्या है? प्लास्टिड्स। दो पार्ट्स रह गए, फटाफट से पढ़ते हैं। ये दोनों तो प्लांट सेल में है, वैक्यूल तो दोनों में होते हैं। प्लास्टिड्स तो प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड्स होता है, बुक में लिखो ओनली इन प्लांट सेल। बुक में ही मार्क करना है, बुक से ही लिखना है, कॉपी में लिख लेना या कॉपी में लिख देना कि फैक्ट्स है, बेटर से लर्न करना, क्योंकि फुल मार्क से कर लिखना है ना। एनसीईआरटी में अलग अलग जगह से पढ़ाऊंगा ना तो फायदा नहीं होगा, इसमें एक ही जगह से एनसीईआरटी में कुछ मार्क करोगे, कुछ छोड़ोगे, इसमें सारा ही मार्क कर हो जाएगा। ये पूर्ण खुद एनसीईआरटी का मार्क क्वेश्चन लिखवा है। अच्छी बोलो बेटा, फुल मार्क से मार्क करना है ना। फुल मार्क्स से, फुल मार्क्स से सारा सारा फुल मार्क्स का फैक्ट में सारा करना है। अब ये प्लास्टिड जो होते हैं ये भी आपके दो तरह के होते हैं बच्चे, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है लेकोप्लास्ट, लीसोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब इनके फंक्शंस, क्रोमोप्लास्ट आर द कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन लीव्स, फ्लावर, जितने भी फ्रूट्स होंगी ना वो क्रोमोप्लास्ट होंगी। ठीक है,
जैसे फ्लावर प्लांट के अंदर कलर पार्ट है कि नहीं है बताओ? है। फ्लावर कलर्ड होगा, लीव्स भी कलर में होती है, ग्रीन कलर भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्राउन स्टेम भी भी होता तो कलरफुल होती है सर। है, फ्रूट्स हो गए, जितना भी कलरफुल पार्ट है प्लांट्स का सर वो, स्टेम भी होगी फिर। हाँ जी, जो भी आप, हाँ बेटा स्टेम भी होगी, जितना भी कलरफुल पार्ट है वो आपका प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। सेकंड पॉइंट है प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। अब जो लीव्स का कलर ग्रीन होता है यस। ना, वो ग्रीन किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट होती है ना, यस तो क्लोरोफिल किस लिए है? सर, मतलब क्लोरोफिल को ही क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। नहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है। अच्छा। क्लोरोफिल होती है लीव्स के अंदर। अब लीव्स के अंदर कौन सी जगह पे पड़ी है? सेल के अंदर। लीफ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पड़ी होती है। ठीक है बेटा, ओके। ये आपको 10th में पढ़ाया जाएगा। आगे, प्लास्टिड्स कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। मतलब एक पूरा सेल होगा, सेल के अंदर एक पार्ट होगा क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर डॉट डॉट, ये डॉट डॉट जब नहीं है, ग्रीन कलर की डॉट्स होंगी। ये आप 10th में आओगे, आपको बुक में डायग्राम बना हुआ है, ग्रीन कलर की डॉट्स होंगी, इस डॉट को हम बोलेंगे क्लोरोफिल। ठीक है बेटा? क्लोरोफिल। हाँ, ओके। और ये पूरे सेल के स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ये कलरफुल चीजें होती है। आगे, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट को खाना चाहिए तो कौन सी चीज चाहिए? फोटोसिंथेसिस। उसके बगैर तो खाना नहीं बन सकता ना उसका। और यस। फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल के बगैर हो सकती है, पता है आपको? यस सर, पता है, बिना क्लोरोफिल के मनप्रीत नहीं तुम हो है कि सकती सो गया है? फोटोसिंथेसिस। सर नहीं सुता, जाग समझ रहा आ हूँ रहा मैं। है सबको साथ साथ? हाँ जी सर। थोड़ा मुश्किल है लेकिन थोड़ा ध्यान लगा के सुन। फोटोसिंथेसिस करने के लिए चार चीजें होती है, पता है कौन सी चार चीजें होती हैं? बताओ। सनलाइट, सनलाइट और वाटर, वाटर, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्लोरोफिल। नहीं, हाँ हाँ, क्लोरोफिल। अच्छा क्लोरोफिल दे दिया। और कार्बन टोमेटो डाइऑक्साइड। के अंदर की जाता है, टोमेटो के अंदर, कार्बन हाँ। डाइऑक्साइड। चार चलो। चीजें ही चाहिए होती है। इन चारों में से एक भी चीज कम कर दो ना, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, मतलब खाना प्लांट के नहीं अंदर बन सकता। नहीं बन सकता। क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट हुई कि नहीं हुई? क्लोरोफिल कहाँ पे हुई। होती है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर, प्लास्टिड्स के। क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होती हैं जो फ्लावर्स और फ्रूट्स के काम आती है। ठीक है बेटा? ओके। आगे बढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड प्राइमरली इन ऑर्गेनल्स in which materials such as starch, oil and protein granules are stored. वो वाली ऑर्गेनल्स जिसके अंदर स्टार्च, बेटा स्टार्च क्या होती है? स्टार्च बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स की एक फॉर्म होती है। ठीक है, ओके। कार्बोहाइड्रेट्स सर को, जिन्हों पोटैटो ते मतलब सॉल्यूशन लगा के कर दे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किस में मिलता है हमको? स्टार्च और पोटैटो के अंदर मिल जाएगी, बीट रोटी के अंदर, चावल के अंदर, चीनी के अंदर, ये सब चीजें हमको कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च मिलती है। ठीक है, स्टार्च को, और क्या लिखा है इसमें? ऑयल्स को, जो हम खाना खाते हैं ऑयल्स खाते हैं, उसमें ऑयल तेल डलता है, और प्रोटीन को। प्रोटीन्स। इन तीनों को स्टोर करना, कहाँ पे स्टोर किया जाएगा बाद में यूज करने के लिए, कि जब एनर्जी चाहिए होगी लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट। न्यूक्लियस के अंदर इनको स्टोर कर लिया जाएगा, सेल के अंदर। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन्स लेयर्स। ये सब मार्क करने की जरूरत नहीं है, ओके। आप सिर्फ स्टोर तक मार्क करोगे और लास्ट लाइन मार्क कर लो। प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के पास अपना ही डीएनए और अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन बना के देंगे ना उसको। ठीक है ओके बेटा? सर। लास्ट लाइन मार्क कर लेनी है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सर वैक्यूल तो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं ना? हाँ, वैक्यूल्स दोनों में है। 6 पॉइंट आ रहा है वैक्यूल्स, और ये बहुत मुश्किल वर्ड्स है, इसको साथ साथ लर्न कर लेना आज ही। ओके।
वैक्यूल्स का मेन काम होता है स्टोर करना, स्टोरेज। जैसे प्लास्टिक्स करते हैं, स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करते हैं, वैक्यूम भी वही काम करते हैं। टैक्स मतलब थैलियां होती हैं, स्टोर करने के लिए कुछ जगह चाहिए ना, बैग्स चाहिए छोटे छोटे, तो तो वैक्यूल्स सर वैक्यूल और लेकोप्लास्ट में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों ही प्लांट सेल में सर अभी लेकोप्लास्ट और वैक्यूल दोनों ही तो प्लांट्स। अरे पढ़ो, मिल जाएगा डिफरेंस। प्लास वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स, सैक्स मतलब थैलियां, और सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। बेटा ये सिर्फ ये तीन चीजें स्टोर करेगा, इसके अलावा भी तो और खाना होता है कि नहीं होता, फैट्स होगा, Yes. मिनरल्स होगा, विटामिन होंगे, है ना, और कुछ सॉलिड Okay. होगा, कुछ लिक्विड पानी होगा, कुछ लिक्विड और चीज हो सकती है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज सेल, while plant cell have very large vacuoles। समझ गए? एनिमल में छोटे होते हैं और प्लांट में बड़े बड़े होते हैं। इन प्लांट सेल vacuoles are full of cell and provide turgidity and rigidity to the cell। ये पूरे के पूरे प्लांट सेल के अंदर भरे होते हैं और ये उसको रिजिडिटी देते हैं, मतलब उसको फिक्स शेप देते हैं, उसको हिलने से बता उसकी शेप को फिक्स करते हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये फ्लेक्सिबल हो गए, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं। एमीबा के अंदर फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट इज कंज्यूम्ड बाय इट। अगर आपको याद हो, बचपन में पढ़ा था हमने एमीबा 8th और 7th के अंदर भी। Yes sir. एमीबा है वो कहाँ से खाता है? तो वो क्या? एक मुंह, एमीबा के अंदर एक मुंह बनाता है, वो छोटा सा ऐसा मुंह बना देता है जिससे वो खाना इनटेक करता है। उस मुंह को क्या Yes yes. याद है? नहीं याद? प्रोसेस को कुछ पेसिडोपीडिया करके कुछ था हाँ भी। जी, हाँ, स्यूडोपोडिया बोलते थे उसको, ठीक है ना? हाँ सूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। और वो जो खाना खाता है वो फूड वो उसके पेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उस पेट में क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल, अगर आपको याद हो तो। यस सर याद है। क्या पता था कि जहाँ पे खाना इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, फूड वैक्यूल, ये उसी फूड वैक्यूल की बात कर रहा है। फूड आइटम जितना भी खाओगे वो सारा फूड वैक्यूल में इकट्ठा हो जाएगा। तो बेसिकली ये स्टोरेज का काम करेगा, स्टार्च ऑयल प्रोटीन के अलावा बाकी सॉलिड एंड लिक्विड आइटम, सारी सॉलिड कंटेंट और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करना। और एक ये रिजिडिटी देता है, रिजिडिटी मतलब एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स शेप देगा प्लांट सेल को। अगर आपको ये लाइन काटनी है तो काट भी सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा रीड जरूर करना, एग्जाम में एमसीक्यू में क्या आ जाए पता नहीं होता, ठीक है ना? तो कौन सी लाइन? रिजिडिटी वाली। ओके लिख लेते। तो चैप्टर तो खत्म हो गया यहाँ पे। अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी हमने एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज भी करनी है, और मतलब अभी हमने कर तो। हाँ, अभी इसके इन टेक्स्ट भी करने हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इन टेक्स्ट ट्राई करके आओगे, और ओके सर। इतना आपको समझ आएगा, ठीक है? बाकी फिर मैं आपको अगली अगली क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। ओके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, मैं एनसीईआरटी के वो भी करा दूंगा, फिर देखा जाएगा जो भी होगा। आज शाम तक आपके मार्क्स भी आ जाएंगे। टेस्ट आधा चेक हुआ, आधा रह गया अभी साइंस वाला, हो सकता है मैं दोनों चेक कर दूं, पॉलिनोमियल्स वाला उसको खोल के दोनों चेक कर दूं, जितना टाइम मिलेगा देखता हूँ। आज फ्री हूँ थोड़ा समय, तो देखो कितना चेक हो पाएगा आज, ठीक है? ओके सर। तो सभी बस आप मंडे का तो कोई पेपर नहीं हो रहा है ना? क्या मंडे को तो नहीं लोगे ना अभी कोई टेस्ट? अभी इस मंडे कोई टेस्ट नहीं है, अभी चैप्टर कंप्लीट देखो, अगर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो बता दूंगा आपको। अभी ट्यूसडे हुआ है ना आज, तो यस अगर थर्सडे तक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक ओरल टेस्ट दे दूंगा मंडे को, फिर थर्सडे को टेस्ट ले लूंगा इसका, ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि ये मुश्किल है ना, एकदम से याद नहीं होगा, इसको आधा आधा करके याद करेंगे तो बहुत मुश्किल वर्ड्स है। इसमें क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन लर्न कर लेंगे। जैसे चैप्टर 1 करा था ना वैसे ही कर लेंगे हाँ, अभी। ये मुश्किल है। हम क्या करेंगे, पहले मेरे नोट्स और एनसीईआरटी का एक ओरल टेस्ट हाँ ले लेंगे, फिर एक फुल मार्क्स को लर्न करा दूंगा, फिर एक हम्म सीबीएसई के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं। आपके पास सीबीएसई गाइड है फोन में? यस सर है। हाँ, वो सीबीएसई गाइड के अंदर ना चैप्टर्स के अंदर ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो भी लर्न कर लिया करो, ठीक है? ठीक है। तो वो जब भी स्कूल का टेस्ट हो मेरा, वो भी लर्न करोगे तो क्या एक अलग वो वैसे लर्न करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब आप चैप्टर लर्न कर लोगे, इन टेक्स्ट और टेक्सचुअल कर लोगे, फुल मार्क्स कर लोगे, ऑलमोस्ट उसमें एक बार रीड ही कर लेंगे ताकि 90% आते होंगे, सिर्फ 10% 1% अलग होगा, आप देखने लायक हो जाएगा। अब खुद का टेस्ट भी हो जाएगा ना कि मैंने लर्न किया, मेरे को आता है कि नहीं आता, वो एक खुद का रीटेस्ट हो जाएगा, करेगा रिवीजन। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक तो आप कह रहे थे कि आप ऑफलाइन जब आना होगा आ जाओ, तो केसेस बहुत कम हो गए, 200 केस आया कल दिल्ली में पूरे।
तो बहुत कम केसेस हो गए। जब भी आपको मंत्री, तू कल से आएगा? हाँ जी सर, हाँ जी कल तो आऊंगा। ठीक होगी तेरी? जी सर, ये ठीक हो गई है तेरी? हम तो थोड़ी जी वीक है, हम तो आ जाऊंगा। ठीक है। चलो इसका होमवर्क करके आना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, जो ब्लू कलर के 4 क्वेश्चन लिख लिया मंत्री, 4 क्वेश्चन दिए हैं। हाँ जी सर। कर पाओगे ठीक है, जो समझ आए ठीक है, वरना मैं अगली बार कराऊंगा कंप्लीट, ठीक है। कल फिर आपका ओके मैथ सर। 6.3 का होमवर्क दिया था मैंने, वो कंप्लीट करके आना। डाउट्स लूंगा और 6.3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कल क्लास 5 बजे ही होगी आरशी, ठीक है। अब डेली 5 ओके। o'clock की, ठीक है। ओके सर, अब डेली 5 o'clock ही होगी 5 मतलब? o'clock ही होगी। जब आप ऑफलाइन आना शुरू हो जाओगे तो डाउट जो होंगे वो आप 4:30 या 4 बजे आके ओके। ऑफलाइन आओगे, ठीक है ना। ओके सर। ओके।